प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय वर्ष की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल की जो कविता है उसका सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम उसके अंतर्गत ही आधुनिक काल में जो प्रथम भाग है भारतेंदु युग, उसकी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के, इस समय के सबसे बड़े हिंदी के समर्थक थे और उन्होंने हिंदी की सेवा करते हुए हिंदी को एक नए मुकाम पर स्थापित किया। इसलिए इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका भी निकाली। इसके साथ ही अनेक नाटकों आदि की रचना भी की। भारतेंदु युग में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इसको नवजागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु काल को नवजागरण काल भी कहा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को संक्रांति काल के दो पक्ष हैं। इस काल के दो पक्ष हैं। इस समय के दरमियान एक और प्राचीन परिपाटी में काव्य रचना होती रही और दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में जो सक्रियता बढ़ रही थी और परिस्थितियों के बदलाव के कारण जिन नए विचारों का प्रसार हो रहा था, उनका भी धीरे धीरे साहित्य पर प्रभाव पड़ने लगा था। प्रारंभ के 25 वर्षों यानी 1843 से 1869 तक साहित्य पर यह प्रभाव बहुत कम पड़ा, किंतु सन 1868 के बाद नवजागरण के लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। विचारों में इस परिवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, इसलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहते हैं। भारतेंदु के पहले ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार पर रचनाएं होती थी और लक्षण ग्रंथ भी लिखे जाते थे, जिसको आप जानते हैं कि रीतिकाल कहते हैं। भारतेंदु के समय से काव्य के विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई। श्रृंगारिकता, रीतिबद्धता में कमी आई। राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कवियों के मन में भी पैदा होने लगा। उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी गया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया। भारतेंदु ने कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से उत्प्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया भारतेंदु का, वो यही है कि उन्होंने रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राजाश्रय के वातावरण से कविता को निकालकर जनमानस से जोड़ा, जन भावनाओं से जोड़ा, जन जन की समस्याओं को कविता के माध्यम से उठाना शुरू किया। ये इसी अर्थ में इसको आधुनिक काल भी कहते हैं और इसी अर्थ में पुनर्जागरण काल भी कहना युक्ति संगत है। इस युग की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनको समझने का प्रयास हम करते हैं। इस युग की जो पहली प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है, देश प्रेम की व्यंजना। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान करते नजर आते हैं, जैसे कि परम दुख में तिमर जमे जबे भारत में छायो, तब ही कृपा करी इस ब्रिटिश सूरज प्रगटाए। किंतु शीघ्र यह प्रवृत्ति जाती रही। मननशील कवि समाज राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र ही समझ गया और उसने स्वदेश प्रेम के गीत गाने आरंभ कर दिए। बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। बाल मुकुंद गुप्त ने इस प्रकार से देश प्रेम की भावना व्यक्त की। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में भी ये भावना व्यक्त हुई। इस युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर मुख्य रूप से दिखाई देता है। देश प्रेम की भावना के कारण इन कवियों ने
एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज्य की भावना जगाई। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, शत्रु शत्रु लड़वाई दूर रही लखिए तमाशा, प्रबल देखिए जाई ताई मिल दीजिए आशा। इस प्रकार जब काबुल पर अंग्रेजों की विजय होने पर भारत में दिवाली मनाई गई, तो भारतेंदु ने उसका विरोध करते हुए लिखा, आर्य गणन को मिलो जो अति प्रफुल्लित गात, सबे कहत जे आज क्यों ये नहीं जाने जात, सुजस मिले अंग्रेज को होई रूस की रोक, बड़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल सो। सामाजिक चेतना और जनकाव्य, ये भी एक प्रवृत्ति इस कविता की है। समाज सुधार इस युग की कविता का प्रमुख स्वर रहा। उन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। ये कवि प्राचीन भारत को जगाना चाहते थे, इसलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रसार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को मुखरित किया। जैसे निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्रीगण को विद्या देवे, करी पतिव्रता यज्ञ लेवे, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी। और भी उदाहरण देख सकते हैं, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। ऐसी सामाजिक चेतना और जन जन की समस्याओं को उठाने वाली प्रवृत्ति इस कविता में हमको देखने को मिलती है। तीसरी है भक्ति भावना। इस युग के कवियों में भी भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति भावना का लक्ष्य अवश्य बदल गया। अब ये मुक्ति के लिए नहीं, अपितु देश कल्याण के लिए भक्ति करते दिखाई देते हैं। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नाई अनेक जतन कर भारतवासी रोए। ऐसी भक्ति भावना से पूर्ण कविताएं हमको देखने को मिलती है। चौथा है हिंदू संस्कृति से प्यार। पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग के कवि मानस में अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव जाग उठा। जैसे सदा रखे दृढ़ ही में निज साचा हिंदूपन, घोर विपत हूँ परे दिए नहीं आन और मन। आगे प्राचीनता और नवीनता का समन्वय भी इन कवियों की कविताओं में हमको देखने को मिलता है। ये भी एक मुख्य प्रवृत्ति हमको यहाँ दिखाई देती है। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना की। इन कवियों के लिए प्राचीनता वंदनीय थी, तो नवीनता अभिनंदनीय। अतः ये प्राचीनता और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। भारतेंदु अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हुए उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय करके कहते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं थी उनमें प्राचीनता और नवीनता का हमको समन्वय देखने को मिलता है। निज भाषा प्रेम, ये भी इस समय के जो कवि थे उनकी मुख्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। इनको अपनी भाषा पर बहुत प्रेम। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हृदय को सूल। भारतेंदु ने ये जो अमिट पंक्तियां हैं वो इसी समय लिखी थी। जपो निरंतर एक जबान हिंदू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र का ये जो पंक्तियां हैं वो नारे के रूप में आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। यद्यपि इस काल का अधिकतर साहित्य ब्रजभाषा में ही है, किंतु इन कवियों ने ब्रजभाषा को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं की गई, किंतु वे कथात्मकता और रुक्षता से युक्त है। इस समय जो भाषा थी काव्य की वो ब्रजभाषा ही थी मुख्य रूप से। हालांकि धीरे धीरे वह सरल होकर के खड़ी बोली की ओर अग्रसर थी, लेकिन मुख्यतया जो भाषा में काव्य रचना होती रही वो ब्रजभाषा इस समय थी। श्रृंगार
और सौंदर्य वर्णन। इस युग के कवियों ने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी किया है, किंतु उसमें कहीं भी कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र सच्चता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के एक उदाहरण देखते हैं। हम कौन उपाय करे इनको हरिचंद महाहट ठानती है, ये प्यार तिहार निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। इतना शालीन वर्णन इन कवियों ने किया है, जो रीति काल में हम कामुकता का वर्णन देखते हैं, वैसा वर्णन इनके काव्य में हमको दिखाई नहीं देता। हास्य व्यंग। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। भारतेंदु की कविता से दो उदाहरण देखते हैं। भीतर भीतर सब रस्तों से हंसी हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। हेलो। इनकी उनकी खिदमत करो रुपया देते मारो, अब आवे मोई करन खराब क्यों सकी सज्जन नहीं खिताब। प्रकृति चित्रण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके काव्य में अ, मुकरियां, जो कि हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो ने शुरू की थी, दो सुकने और समस्या पूर्ति, ऐसी प्रवृत्तियां भी हमको दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन इसके उदाहरण हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति के वर्णन भी उत्कृष्ट बन पड़े हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूपों का वर्णन भी इसी काल की प्रवृत्ति के रूप में जीवित रहा। रस निरूपण इनका देखते हैं। रस रस के बारे में इन्होंने किन रसों को महत्व दिया है। इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रसों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रबल रही, किंतु इस काल का श्रृंगार रीति काल के श्रृंगार जैसा नग्न श्रृंगार न होकर परिष्कृत रुचि का श्रृंगार है। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस प्रदान रहा है। भाषा और काव्य रूप। इन कवियों ने कविता में प्राय सरल ब्रजभाषा तथा मुक्त शैली का ही प्रयोग अधिक किया है। ये कवि पद्य तक ही सीमित नहीं रहे, अन्य गद्यकार भी बने। उन्होंने अपनी कलम निबंध, उपन्यास और नाटक के क्षेत्रों में भी चलाई। इस काल के कवि मंडल में कवि न केवल कवि था, बल्कि वह संपादक और पत्रकार भी था। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु स्वयं, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि जो कवि थे, वो कवि भी थे, लेखक भी थे और एक पत्रकार के रूप में भी थे। तो इस प्रकार भारतेंदु युग साहित्य के नवजागरण का काल था, जिसमें शताब्दियों से सोए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उनका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ, उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। तो आज की क्लास में हमने भारतेंदु युग की कविता को समझने का प्रयास किया। किन प्रवृत्तियों से कविता मुक्त हो रही थी और किन नई प्रवृत्तियों की ओर कविता धीरे धीरे बढ़ रही थी। आधुनिक कविता किस क्षेत्र में और किस तरह से बढ़ रही थी, ये हमने समझने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को भारतेंदु युग की जो कविता की प्रवृत्तियां हैं, उनको समझने में सहायता मिली होगी।
धन्यवाद।